हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए 2018 और 2022 के एक एक क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो साथ ही आज की इस क्लास में आप सभी का प्रीवियस ईयर यानी 2018 और 2022 के क्वेश्चनों का टेस्ट होगा। तो अपनी तैयारी को परख लीजिए, कैसे कैसे सवाल पूछे गए तो उसको भी चेक कर लीजिए। यानी साथ ही 2018 के पेपर में और 2022 के पेपर में कैसे सवाल पूछे गए थे, सेम टू सेम उन्हीं क्वेश्चनों का आप सभी का टेस्ट होगा। तो साथ ही आप जानते हैं कि रेलवे एग्जाम टीसीएस ही कराएगी। तो आपने जो हाल ही में जो एनटीपीसी का 12th लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम कंप्लीट हुआ था, तो सेम साथ ही प्रीवियस ईयर के ही बेस पे सारे सवाल पूछे गए थे। इस बार रेलवे ग्रुप डी में तो और भी आसान सवाल पूछे जाएंगे। यदि आप साथ ही प्रीवियस ईयर के सारे सवाल को कंप्लीट लगा लेते हैं और उसे तैयार कर लेते हैं, तो समझिए आपका 50% वहीं से तैयार हो जाएगा और आपको आइडिया लग जाएगा। और आपको मालूम होगा 4 सब्जेक्ट आप सभी को पढ़ना है। जो मेन आपका सब्जेक्ट है, जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो साथ ही 30 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाएगा और 25 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा और 25 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाएगा और 20 क्वेश्चन आपका जीएस प्लस करंट अफेयर रहेंगे। यानी टोटल साथ ही 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और साथ ही आपका पेपर पूरे 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का समय रहेगा। एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास में आप सभी का टोटल 60 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा। तो देखिए साथ ही आप सभी की ग्रुप डी की तैयारी कैसी चल रही है। क्या आप सभी से 35 क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं? केवल आपको 35 क्वेश्चन ठीक करना है। तो वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छी तरह से देखिएगा, सारे क्वेश्चन को तैयार करिए। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथ ही इस टाइम डेली क्लास आपको 11:30 पे AM पे आ रही है। ओके, ये क्लास की टाइमिंग है। एक दिन में एक क्लास दे रहे हैं क्योंकि इस टाइम भाई और भी क्लास देनी पड़ती तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन अब से आपका रेगुलर क्लास चलेगी 11:30 AM पे, ठीक है। तो चलिए भाई, आज के इस टेस्ट का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए नीचे दी गई नदियों में से किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? बताइए इन नदियों में से किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? बताइए। तो याद रखिएगा साथ ही गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को, 2 राज्यों के बीच विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके तहत हल किया जा सकता है? बताइए 2 राज्यों के बीच विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके तहत हल किया जा सकता है? तो साथ ही याद रखिएगा मूल क्षेत्राधिकार के तहत हल किया जा सकता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बताइए साथी, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो साथी याद रखिएगा औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को, निम्नलिखित में से आईएनसी के किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? बताइए साथी, आईएनसी के किस सत्र में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 1911 में, जो कि कोलकाता में, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सत्र में ये सवाल पूछ रहा है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, 1809 में लॉर्ड यानी किसने महाराज रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए? बताइए साथी, 1809 में किसने महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर साइन किए थे? तो साथ याद रखिएगा लॉर्ड चार्ल्स टी मेटकॉफ ने किया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, भारत के संविधान ने किस देश की संविधान से एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता को ग्रहण किया है? बताइए भारत के संविधान ने किस देश की संविधान से एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता को ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा ब्रिटेन के संविधान से। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को, ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तवन शामिल है, जिन्हें क्या कहा जाता है? बताइए ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तवन शामिल है, जिन्हें क्या कहा जाता है?
तो याद रखिएगा सूक्त बोला जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? बताइए साथी, भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो साथी याद रखिएगा भारत का निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या बोला जाता है? बताइए साथी, मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहा जाता है? तो साथी याद रखिएगा ओडोमीटर बोला जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो साथी भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो याद रखिएगा टिहरी बांध है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? बताइए साथी, देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? तो साथी याद रखिएगा अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किया था। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी आप चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि इस ग्रुप में कम से कम साथी 10,000 भाइयों को ऐड करना है। ओके, तो भाई आप सब्सक्राइब करके मेन आप नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। जैसे क्लास आएगी तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी। कल आपका हो सकता है कि रीजनिंग की सॉल्व करा दें, तो इसलिए भाई नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। इसमें कम से कम 10,000 भाइयों को ऐड करना है भाई इस सीरीज में जो क्लास चलेगी हमारी। ओके, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर समुद्र का नाम है? भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर समुद्र का नाम है? तो भाई याद रखिएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भारतीय राजनीतिक दल किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भारतीय राजनीतिक दल है जो कि किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये एलेनो ह्यूम के द्वारा, यानी एलेनो ह्यूम द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? 1885 में हुई थी। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है? बताइए, वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो 21 जून होता है वर्ष का सबसे लंबा दिन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो साथी समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन है? तो याद रखिए जल में चीनी एक आपका समांगी मिश्रण का उदाहरण है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? तो साथी भारत के किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? तो सर जी ये तो नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा के शासन काल में बनवाया गया था? तो साथी कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा के शासन काल में बनवाया गया था? तो याद रखिएगा नरसिंह देव फर्स्ट के समय बनवाया गया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिए साथी लास्ट में अपना स्कोर करिएगा कि आप सभी के ग्रुप डी के पहले टेस्ट में कितना स्कोर रहा, वो भी लाइव आपका टेस्ट चल रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन को एनालिसिस करिए, हर एक क्वेश्चन का आप लोग काउंट करते चलिए। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? यानी कार्बन का संयुक्त रूप कौन सा नहीं है? तो भाई याद रखिएगा हीरा नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में से किसे स्वैच्छिक बेरोजगारी माना जाता है क्योंकि यह नौकरियों की कमी कारण नहीं है? बताइए साथी, किसे स्वैच्छिक बेरोजगारी माना जाता है क्योंकि यह नौकरियों की कमी कारण नहीं है? तो साथी याद रखिए घर्षण बेरोजगारी है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। 1954 में भारत ने किस देश से मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सिद्धांत शामिल थे? बताइए साथी, 1954 में भारत ने किस देश से मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना पंचशील के सिद्धांत शामिल थे? जिसकी प्रस्तावना में साथी पंचशील के सिद्धांत शामिल थे, ये सवाल पूछ रहा है भाई। चीन के साथ
सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 और 150 किससे संबंधित है? बताइए साथी, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 149 है और 150 यह किससे रिलेट है, यानी किससे संबंधित है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है अनुच्छेद 149 और 150। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए साथी, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 23 को। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बताइए, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा, वेल्ड बोला जाता है दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को, वेल्ड। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? बताइए साथी, कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? तो सर ये नर्मदा नदी है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? बताइए साथी, भारत में किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। भारतीय कैलेंडर के अनुसार हेमंत ऋतु किन महीनों में आती है? बताइए साथी, भारतीय कैलेंडर के अनुसार हेमंत ऋतु किन महीनों में आती है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, मार्गशीर्ष पौष के महीनों में आती है। ओके, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, और आप सभी को मालूम होना चाहिए 2018 में साथ ही पूरे 99 शिफ्टों में पेपर कंप्लीट हुआ था, और 2022 में जो पेपर हुआ था ना, लगभग साथ ही 70 से 75 शिफ्टों में पेपर हुआ था। यानी यदि साथ ही मान के चलिए आप टोटल 170 शिफ्ट भी हल कर लेते हैं ना, मैथ के सवाल हल कर लेते हैं ना भाई, तो मैथ तो पूरा वहीं से क्लियर हो जाएगा, रीजनिंग भी आपका पूरा वही क्लियर हो जाएगा। जीके साइंस, जीके में कुछ बदलाव होगा वो भी करंट में, साइंस तो वही रहेगा भाई, साइंस में कुछ बदलाव नहीं होगा। तो हम डेली क्लास आपको देंगे, रीजनिंग का भी देंगे, साथ ही रीजनिंग के साथ साथ आपको मैथ एक साथ रहेगी, जीके साइंस एक साथ रहेगी। ओके, तो भाई नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, खाद्य परिरक्षक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बताइए, खाद्य परिरक्षक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो भाई सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? बताइए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? तो साथ ही कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। भारत में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? बताइए साथी, भारत में कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? देखिए, राजस्थान से जाती है, छत्तीसगढ़ से भी जाती है, मिजोरम से भी जाती है, लेकिन साथ ही मेघालय से नहीं गुजरती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्त, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक सवाल बताइए साथी आप लोग, जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है? कमेंट करके बताइए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31। ड्रिबलिंग ये किस खेल से संबंधित है? ड्रिबलिंग किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा बास्केटबॉल से। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। झांसी की रानी को हराने वाले अंग्रेज जनरल कौन थे? झांसी की रानी को हराने वाला अंग्रेज जनरल कौन था? तो ह्यूरोज था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों के गठन से संबंधित है?
बताइए संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों के गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 169 है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? बताइए साथी। एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सबसे पहले दिया गया था, तो साथी सबसे पहले दिया गया था एशियाई देशों का सम्मेलन 1947 में, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। 1857 के विद्रोह के दौरान किस ब्रिटिश जनरल ने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को पराजित किया था? बताइए दोस्त 1857 के विद्रोह के दौरान किस ब्रिटिश जनरल ने रानी लक्ष्मीबाई को और तात्या टोपे को पराजित किया था? उसका नाम क्या था? ह्यूग रोज था। क्या था साथी? ह्यूग रोज था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथ ही याद रखिएगा राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 38 को। राजस्व प्राप्तियां ये कैसी होती है क्योंकि वे सरकार पर दावा नहीं करती हैं? बताइए दोस्त राजस्व प्राप्तियां कैसी होती है क्योंकि वे सरकार पर दावा नहीं करती हैं? तो साथ ही याद रखिए गैर प्रतिदेय होती हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं ये किस राज्य में स्थित है? बताइए उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। खेल के दौरान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड क्या इंगित करता है? जब बैडमिंटन होता है तो उस टाइम जब खिलाड़ी को आप देखते हैं अंपायर ब्लैक कार्ड दे देता है, तो उसका मतलब क्या होता है? तो अयोग्यता वो हो जाता है। ओके डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को 1978 में अनुच्छेद 301 के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया? बताइए किस मौलिक अधिकार को 1978 में अनुच्छेद 301 के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो साथ ही याद रखिए संपत्ति के अधिकार को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो साथ ही कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा बॉम्बे में किया गया था, जो कि 1885 में ही किया गया था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो उसी साल पहला अधिवेशन भी हुआ था जो कि बॉम्बे में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 खोल करिए। भरहूत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए भरहूत स्तूप जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। रानी की बाव यानी रानी की बावड़ी किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए सबसे पहले बताइए किस राज्य में स्थित है, कमेंट करके बताइए आप लोग। रानी की बाव किस राज्य में स्थित है? यदि नदी की बात करेंगे तो ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है रानी की बावड़ी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कॉल करिए। मदर ऑफ मोहिनीअट्टम ये किस पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है? बताइए मदर ऑफ मोहिनीअट्टम ये किस पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है? तो साथ ही याद रखिएगा ये कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है मदर ऑफ मोहिनीअट्टम। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है? बताइए साथी किसे प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो साथ ही याद रखिए ग्राम पंचायत निकाय के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 47 को। भारत में पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया था भाई? ये सवाल पूछ रहा है आप सभी से। तो साथ ही याद रखिए 31 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके
चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? बताइए साथी, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो सर जी 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो इनमें से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की नहीं है? तो हम पहले चेक करेंगे जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक कौन कौन सी है। एन ऑटोबायोग्राफी, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भाई नहीं लिखी है तो इनमें से तो कौन सा दिखाई दे रहा है हमें? द ब्रोकन विंग, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, द ब्रोकन विंग जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 50 को हल करिए। फुटबॉल के मैदान के पिच का आयाम क्या होता है? कितना मीटर लंबा होता है और कितना मीटर चौड़ा होता है? बताइए फुटबॉल के मैदान के जो पिच का आयाम होता है वो कितना मीटर लंबा होता है और कितना मीटर चौड़ा होता है? बताइए। तो याद रखिए 105 मीटर लंबा होता है और 68 मीटर जो होता है वो चौड़ा होता है, यानी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51 को। अदृश्य रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है वो क्या कहलाती है? अदृश्य रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है वो क्या कहलाती है? तो साथी याद रखिए याम्योत्तर कहलाती है। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52। पृथ्वी का जुड़वा के नाम से जाना जाने वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से कौन जाना जाता है ग्रह? तो भाई आप जानते हैं जिसे हम सांझ का तारा, भोर का तारा बोलते हैं, सबसे चमकीला ग्रह भी होता है, वो कौन सा भाई? शुक्र है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53 को। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने स्वर्ण मंदिर का निर्माण का मार्गदर्शन किया था? बताइए सिख गुरुओं में से किसने स्वर्ण मंदिर का निर्माण का मार्गदर्शन किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54 को। देवराय द्वितीय की अवधि के दौरान किस फारसी विद्वान ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? बताइए देवराय द्वितीय की अवधि के दौरान किस फारसी विद्वान ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? तो अब्दुल रज्जाक ने किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55 को। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का फसल कटाई त्यौहार है? बताइए दक्षिण भारत का फसल कटाई त्यौहार कौन सा है? तो सर जी पोंगल है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56 को। एल नीनो इनमें से किस महासागर में विकसित होता है? बताइए साथी एल नीनो किस महासागर में विकसित होता है? तो सर जी प्रशांत महासागर में। डी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57 को। नटराज की कांस्य मूर्ति किस काल के दौरान बनाई गई थी? बताइए साथी नटराज की कांस्य मूर्ति किस काल के दौरान बनाई गई थी? तो सर जी चोल के समय। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 58 को। मेघदूत की रचना भारत के किस कवि ने की थी? बताइए मेघदूत की रचना भारत के किस कवि ने की थी? तो सर जी कालिदास जी ने की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 59 को। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? उनका नाम क्या है? किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? तो साथ ही याद रखिए डॉक्टर सीवी रमन को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60 को। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं? बताइए संविधान की 11वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय दिए गए हैं? तो सर जी 29 विषय। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बताइए कि आप सभी का इन 60 क्वेश्चन में कितना स्कोर रहा? ग्रुप डी के पहले टेस्ट में आप सभी कितना स्कोर रहा, वो भी जीके के? बताइए साथ ईमानदारी के साथ बताइए। इस बार जीके में पूरा में से पूरा स्कोर करना है। साइंस में भी पूरा होगा, रीजनिंग मैथ का तो छोड़ दीजिए भाई, रीजनिंग डेली प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ प्रैक्टिस सेट कर लगाते रहिए, आ जाएगा। ओके साथी, बस प्रैक्टिस पे आपका डिपेंड करेगा। 2 महीने आप कैसे प्रैक्टिस सेट करते हैं। 17 नवंबर से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, मान के चलिए आज ही 17 है, वैसे आज 13 है भाई।
13, 14, 15, 16, 17, 17 सितंबर, 17 अक्टूबर 1, 17 अक्टूबर से 17 नवंबर, 2 महीना 3 दिन बाकी आप सभी के पास। तो आप कैसे तैयारी करेगा ये आप पे डिपेंड करेगा। डेली हम आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे, बस आपको डेली क्लास लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही शाम में 6:30 पे एक नए क्लास के साथ। तो आप नोटिफिकेशन को ऑन करिए और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर करिएगा, और आप भी नोटिफिकेशन को ऑन करिए, लाइक तो जरूर करिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।